आप ये क्या कर रहे हैं? उसने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो आजाद ना हो पाई। अब उसका होंठ चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन को छू रहे थे, लेकिन बेला की सिसकियां उसके काम में खलल पैदा कर रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिहाजा उसने अपनी टाई उतारी और उसके मुंह के पास करके उसका मुंह बांध दिया। अब उसके दोनों हाथ खान के वजनी हाथ में कैद थे। हा 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 हा, देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे काम में कोई टांग अड़ाए, ये मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी समझ में बात कहाँ आती है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना समझाने के लिए। ये कहते ही वो दोबारा उसकी गर्दन पर झुक गया और उस दुश्मने जान तिल को अपनी पूरी कुव्वत से बाइट किया। बेला की आंखों से निकलने वाले आंसू इस सितमगर की शिद्दत का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे थे। वैसे तो वो अपनी दुनिया में एक अपने काम को फुर्ती से करने वाला इंसान माना जाता था, लेकिन इन कामों में खान का एक अलग ही रूप देखने को मिलता था। मुझे मेरी बेटी पे फख्र है। अगर वो तुम जैसों के खिलाफ खड़ी है तो इसमें मैं उसका भरपूर साथ दूंगा। ये कहते ही शहाब साहब ने ठंडे पानी का गिलास अपने अंदर उंडेला, क्योंकि उन्हें सामने वाले इंसान की ताकत का अंदाजा था, लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्हें ये खतरा मोल लेना पड़ा। शहाब मियाँ, ये लो टिश्यू। इतना पसीना क्यों आ रहा है? वैसे आपकी परी नजर नहीं आई मुझे, कहाँ है वो? खबरदार, बेटियां सिर्फ अपने बाप के लिए ही परियां होती हैं। जमशेद, तुम जैसों कमीनों से तो उन्हें बचा के ही रखना चाहिए। गलत, सरासर गलत शहाब साहब। बेटियां अपने बाप के लिए नहीं, नहीं नहीं सगे बाप, शहाब साहब सगे बाप के लिए परियां होती हैं। ये सुनते ही जैसे उसके ऊपर किसी ने पहाड़ गिरा दिया था, या फिर किसी ने उसको माजी याद दिला दिया था। आह, दैट्स ग्रेट। खान, तुम्हें पता है उस रात को तो ऐसा लगा जैसे मैं आसमान को छू रही हूँ। खान, जो अपने बाबा के कहने पर उसकी असाइनमेंट बना रहा था, उसकी सुरीली आवाज से लुत्फानंदोज भी हो रहा था, लेकिन वो लड़की उसको अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहती थी। काले रंग की शॉर्ट में उसका सरापा और भी जोबन पर था। कुशादा सीना पूरी आबो ताब से चमक रहा था। अचानक उसने खान के हाथ से पेंसिल झपटी और अपने सीने की दरमियान की लकीर में डाल दी। ये तो तभी मिलेगी अब जब तुम यहाँ पर किसी दोगे। ये कहते ही उसने अपने होंठ को गोल किया और उसके सामने अपना मुंह किया। ओह, so you are challenging me. You are challenging your Khan. You know that nothing is impossible for Khanzada. ये कहते ही उसने एक पेज उसके होंठों के पास किया, जिससे उसे लगा कि वो कबीर का होंठ है, और अगले लम्हे वो पेंसिल बाहर निकाली। यही तो कबीर का अंदाज था, कभी बगैर कुछ किए उसे आसमान पर पहुंचा देना, और कभी ऐसा मदहोश करना कि वो उसकी चाल ना समझ पाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। कमरे के ऊपर वाली छत पर चांद सितारों की स्टिकर की वजह से थोड़ी सी रोशनी थी, जिसकी वजह से बेड पर सोए इंसान के चेहरे के नक्श वाज़े दिखाई दे रहे थे। वो कुछ देर वहीं पर खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। मुंह के दोनों तरफ लाल निशान थे, उसके गर्दन पर भी जगह जगह ऐसे ही निशान थे। अगर आज भी वो यहाँ ना आती तब कबीर उसे कोई नहीं सजा देता। यही सोचते हुए उसने उसके कमरे की तरफ रजू किया, लेकिन फिर न जाने किस ख्याल के तहत वापस मुड़ी। नहीं, मैं उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। बेला, काम डाउन। अगर उसने तुम्हें कुछ कहा कल तो आगे से मुकाबला करना, लेकिन उसके हुक्म की तकमील तो बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी ख्यालों में थी कि उसे जमीन पर किसी का साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत का झटका लगा। ओ गॉड, ये कैसे यहाँ मौजूद है? अभी तो सो रहा था। उसने जब ये देखा कि उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं तो फौरन पीछे की तरफ होती गई। खान चौंके अभी नींद से जागा था, इसलिए उसकी आंखों में अजब खुमारी थी। इस दहशत को देखते ही बेला की मोटी मोटी स्याह आंखें और भी खुल गईं। वो मैं यहाँ, वो तुम नहीं आप नहीं। इससे पहले वो और कुछ बोलती, खान ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। उसको दोबारा अपने इतना करीब देखते हुए बेला ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी सांसों की तपश अब बेला के चेहरे को झुलसाने लगी थी, लेकिन सामने वाला उसके
चेहरे का एक्सरे करने में मगन था। अचानक उसकी नजर उन निशानात पर गई जो उसके अपने दिए हुए थे। उसने अपने अंगूठे की मदद से उन्हें सहलाया तो दर्द की वजह से बेचारी बेला के मुंह से सिसकी निकली। खान ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया, जिसके फौरन बाद बेला ने मौका देखते ही रुख फेर लिया। लेकिन वो उसके चुंगल से चाह कर भी आजाद नहीं हो सकती थी, क्योंकि खान का एक हाथ अब उसकी गर्दन पर था और दूसरे हाथ से उसने बेला के सर को थोड़ा ऊपर किया और अपने होंठों की मदद से उन निशानात पर मरहम लगाने लगा। उसका एक हाथ साथ साथ उसकी गर्दन पर रेंग रहा था। ये सब महसूस करके बेला की टांगें कांपने लगी। अब उसमें खड़े होने की बिल्कुल सकत नहीं थी, तो खान ने हाथ कमर पर रखकर सहारा दिया। बेला ने अपने नाजुक हाथों से उसे दूर धकेलना चाहा, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। मेरे साथ बेड पे कोई सोए, इस चीज से मुझे थोड़ी एलर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो चलता है ना डार्लिंग। उसने तंजिया मुस्कुराहट के तीर चलाए, लेकिन बेला का आगे से कोई जवाब ना पाकर उसने चीख के और जोर से बोला, लगता है तुम्हारे कान का भी इलाज करवाना बल्कि करना पड़ेगा। नहीं, मैंने सुना जो आपने कहा, लेकिन गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आगे भी मेरी बात मानना, अच्छे बच्चों की तरह। और उसे बोलने का मौका ही ना दिया। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। शहाब साहब फौरन ही परी के रूम में आए तो वो वहां मौजूद नहीं थी। उसके कमरे के टेरेस पर एक केज था जिसमें मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत तोते थे, जो परी के चचा यानी शहाब साहब के भाई ने उनको तोहफे में दिए थे। वो रोजाना उन परिंदों के पास आती और कई घंटे यहाँ गुजारती। शहाब की आवाज पर वो फौरन पलटी। वो देखने में आम सी लड़की थी, लेकिन जो चीज उसे पुरकशिश बनाती थी वो उसके चेहरे की मासूमियत थी। शायद वो कुछ देर पहले नहा के निकली थी, इसलिए गीले बाल कमर से भी नीचे जा रहे थे, जिनसे वो बहुत तंग आई हुई थी, क्योंकि इतने बाल छुड़ाना उस नाजुक लड़की की बस की बात नहीं थी। बाबा, आप यहाँ? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ बेटा, अब मैंने फैसला कर लिया है। बेला बेड के दूसरी तरफ आई और फौरन सोने का इरादा किया। जब वो गहरी नींद में उतर गई तो अचानक से खान ने बेला पर से कंबल दूर उछाला, जिसमें वो खुद को छुपाकर सो रही थी। बेला भी नींद से बेदार हो गई थी। मैंने सिर्फ बेड की बात की थी, ना कि कंबल की। थोड़ी सी नरमी क्या बरतो, तुम तो फ्री ही हो जाती हो। और हाँ, ये इस हुलिये में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोने दूंगा। जाओ, जाकर चेंज करो। खान ने अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। उसने थोड़ी देर पहले ही कपड़े बदले थे, ग्रे रंग का कुर्ता जिस पर गुलाबी कढ़ाई थी। लेकिन मैं तो अभी... यार कितनी जाहल हो तुम। अब ये बातें भी मुझे ही तुम्हें समझानी पड़ेंगी क्या? खान का दिल कर रहा था कि इस लड़की का सर फाड़ दे, फिर अपनी आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स किया। जाओ, अलमारी में होंगे कुछ कपड़े, जाकर बदलो। अगले ही लम्हे बेला के हाथ कुछ कपड़े थे। जब उसने जायजा लिया तो वो सिल्क की बारीक सी नाइटी थी और साथ उसी का अपर भी था। अगर वो इन्हें पहन भी लेती तो उसके सारे अज़ा उसमें नुमाया होते। ये देखते ही उसकी नजर सामने बैठे उस शख्स पर पड़ी। उसने बेला को मजबूर करने में कोई कसर न छोड़ी थी और अब वो अपनी भवें उचकाकर मुस्कुरा रहा था और सामने पड़ी टेबल पर अपनी टांगे रखी। सो माय डार्लिंग, गो देयर एंड चेंज दिस ड्रेस। लेकिन वो अपनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। ओहो, लगता है ये फरीजा भी हमें खुद ही अंजाम देना है। और आई स्वेयर, इस काम में खान एक्सपर्ट है, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने टेबल से उठने का ड्रामा किया तो बेला भागती हुई चेंजिंग रूम चली गई। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, सो हरी अप, नहीं तो आज रात तुम मेरी शिद्दत सह नहीं पाओगी और इतना जल्दी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये कहकर फौरन दराज से एक काले रंग की मखमली डब्बी निकाली। जैसे ही बेला ने वो नाइटी पहनी तो ये देखकर शॉक रह गई कि उसमें ऐसी भी जगह थी जहां सिल्क की बजाय नेट था, और वो भी सिर्फ वहां था जहां उसके अज़ा थे। एक जगह से तो उसने अपनी दोनों टांगों को आपस में मिलाकर छुपा दिया, लेकिन दूसरी जगह से छुपाने का सोचकर वो वक्त जाया नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसने अपर पहन लिया और अभी 5 मिनट में से एक रहता था, लेकिन उससे पहले बाहर आ गई। इस अपर के बावजूद उसके नशीबो फराज उभरे हुए थे। वो खान को देकर अपनी टांगों को
उस अपर में छुपाने लगी। खान की निगाहें ऐसी थीं कि उसे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। कम हेयर नाउ। खान जो टांग पर टांग टेबल पर रखकर बैठा हुआ था, साथ ही उसे पास आने का कहा। वो कांपते कांपते एक कदम उठाती उसके पास आई। खान एक सिंगल सोफे पर बैठा हुआ था, जिसके आगे टेबल था और बिल्कुल सामने बड़ी सी स्क्रीन थी। हाथ में रिमोट था, शायद कुछ लगाने की कोशिश कर रहा था। बेला डरती डरती उसके पास आई। उसने अपने साथ बैठने का इशारा किया और थोड़ी सी जगह दी। क्या मतलब बाबा, आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊं? नहीं, ऐसा सोचिएगा भी मत बाबा, हम दोनों के अलावा और है भी कौन हमारे साथ। परी ने जैसे ही सुना कि शहाब उसे पेरिस भेजना चाहते हैं तो उसने फौरन उसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा, वहां तुम्हारे चाचू तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे और मैंने जल्द अज जल्द तुम्हारे चाचू को फरहान और तुम्हारे निकाह का कह देना है। शहाब साहब ने एक और बम परी के सर पर फोड़ा। परी इस बात को खातिर में ना लाते हुए वहां से उठने लगी कि शहाब साहब दोबारा बोल उठे। वो जो जावेद अंकल है ना, मैं तो उनके पास ही रहूंगा। उन्होंने ही तुम्हारे वीजे का इंतजाम किया है और मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरी बात को समझेगी। और उसके कंधे पर प्यार और मान की थपकी देकर चले गए। रात भर परी इसी कश्मकश में थी कि आखिर उसके बाबा ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, और वो भी यूं अचानक, जबकि शहाब साहब ने जमशेद की बढ़ती हुई साजिश को रोकने के लिए और अपनी बेटी को उससे दूर करने के लिए दिल पर पत्थर रखकर ये कुर्बानी का फैसला किया। वो उसका साया भी उससे दूर करना चाहते थे। उस सोफे में वो दोनों बहुत मुश्किल से पूरे आए थे और तरतीब कुछ ऐसी थी कि बेला आधी खान के ऊपर आ रही थी। खान की एक टांग बेला की दोनों टांगों के दरमियान थी और खान का एक हाथ बेला के पेट पर था और खुद वो स्क्रीन में कुछ लगाने में मसरूफ था। अचानक खान ने अपनी टांग थोड़ी सी ऊपर की तो बेला सिसक उठी, जिस पर खान तैश में आ गया। रिलैक्स डार्लिंग, आई एम योर हबी, डोंट फील शाय। महरम हूं तुम्हारा, पूरा पूरा हक रखता हूं, इसलिए डोंट ओवर रिएक्ट। खान ये कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया, बल्कि अब उसकी बेला के पेट पर गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। अब बेला को एक ही बात का डर था कि ना जाने वो उसके साथ क्या करेगा। खैर, अभी तो वो मसरूफ दिखाई दे रहा था। अचानक ही उसे बेला के पहने हुए अपर को पकड़कर उसे उतारने का कहा। लेकिन मैं इसके साथ बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने डरते डरते एहतजाज किया। लेकिन ये मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खान ने आगे से तीखा जवाब दिया। उसका वो अपर हवा की वजह से खान को मुश्किलात में डाल रहा था। बेला फौरन उतरी और चेंजिंग रूम में जाने लगी। रुको, कहाँ चली हैं? चेंज करके भी तो तुमने मेरे पास ही आना है, तो इससे बेहतर है कि यहीं उतार दो। उसे खान की आवाज सुनाई दी। वो मरती क्या न करती के तहत वापस मुड़ गई और आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रैप खोलने लगी और शर्म की वजह से आंखें बंद कर ली। उसका अपर उसके बदन पर से जमीन बोस हो चुका था। खान की नजरें उसका एक्सरे करने में मगन थीं। फिर अचानक होश में आया और वापस बैठने का कहा। इस लाल रंग में उसका जिस्म अपने पूरे जोहर पे था। वो दोबारा इसी तरीके से बैठे था, बस फर्क ये था कि अब खान का हाथ और टांग सीधा उसके बदन को छू रही थी। खान ने एक फिल्म लगाई और पीछे लेटने वाले अंदाज में बैठ गया। उसका ध्यान फिल्म में कम और बेला पर ज्यादा था। खान ने बेला को भी पीछे लेटने का कह दिया, जिसको मूवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो तो बस इधर से गुम होना चाहती थी। बेला ने खान के सीने पर टेक लगाई हुई थी। थोड़ी देर बाद खान ने अपनी जेब से एक ब्रांडेड तंबाकू का पैकेट निकाला और सुलगाने लग गया। बेला आहिस्ता आहिस्ता मूवी में मगन होने लगी। खान ने सिगार को थोड़ा आगे से पकड़ा और पिछला हिस्सा उसके जिस्म के पास ले गया और कमर के गिर्द फेरने लगा। बेला को ऐसे तो लग रहा था कि कोई चीज उसके जिस्म पर रेंग रही है, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। खान अब उसके निचले हिस्से में पहुंच गया था और सिगार को उसके पेट के नीचे फेरने लगा, जिससे बेला के जिस्म में हलचल सी होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता सिगार को और नीचे ला रहा था, जिससे बेला का जिस्म कांपने लग गया था। क्या हुआ डार्लिंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम? उसने बेला से पूछा। वो मुझे सर्दी लग रही है,
उसने कांपते हुए कहा, ओह, ये तो एक संगीन मसला है, तुम यहीं बैठो। ये कहकर वो उठा और एक सफ़ेद रंग की चादर ले आया। लेकिन मुझे तो बहुत ही गर्मी चढ़ी हुई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी शर्ट उतार देता हूँ। ये सही है। उसने अपनी शर्ट उतार कर ऊपर वही चादर कर ली और सोफे पर आ गया और बेला को उसमें आने का हुक्म दिया। अब दोनों इसी चादर में थे और सिर्फ उनके मुंह चादर से बाहर थे। आज दोबारा वो अपने डैड के कहने पर उसे बाहर घुमाने लाया था। कबीर को यहाँ आए हुए तकरीबन 4 साल हो चुके थे और इस दौरानिया में वो जूलियाना उर्फ जूली को बहुत अच्छे से जान गया था। उसे ये भी मालूम था कि जूली उसे अपनाना चाहती है, तभी उसने कई बार उसे अपने फ्लैट में दावतें खास दी, क्योंकि ये वहाँ का रवाज था। शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और कबीर भी उसकी दावत को कबूल करता था। लेकिन जब भी वो करीब आना चाहती तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से पतली गली निकलता। जब जूली को पता चलना शुरू हुआ कि कबीर उससे दूरी बरत रहा है, तो उसने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और भी जतन करना शुरू कर दिए। आज भी वो शॉर्ट पहन के आई थी और डार्क रेड लिपस्टिक में उसके होंठ कबीर को बहका रहे थे। तभी वो उसकी तरफ देखने से परहेज कर रहा था और जूली उसे बार बार उकसा रही थी। अचानक ही उसने आह की आवाज निकाली। कबीर, जो आइसक्रीम खाने में मसरूफ था, अचानक मतवज्जे हुआ। क्या हुआ जान, तुम ठीक हो? आउच, मुझे लगता है आंख में कुछ चला गया। कबीर, जल्दी चेक करो, इट्स इरिटेटिंग मी। ओके फाइन, शो मी। कबीर ने उसके पास झुककर आंख के पास फूंक मारी। नाउ फाइन। उसके बाद कबीर ने उससे पूछा, हाँ थैंक्स, चलो रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर दोनों कबीर की गाड़ी में आए। कबीर ने म्यूजिक ऑन कर दिया और साथ साथ अपने सर को भी जुम्बिश दे रहा था और साथ ही साथ गुनगुना भी रहा था। कभी कभी जूली भी उसके साथ गुनगुनाने लगती। 2 घंटे की फिल्म थी। खान ने जिसकी स्पीड स्लो करके उसे पूरे 3 घंटों का बना दिया था। वो मखमली डब्बी खान ने सोफे के पीछे ही छुपा दी थी। जैसे ही मूवी खत्म हुई तो खान ने बेला की तरफ देखा, जो सो चुकी थी। हल्की हल्की पीली रोशनी में उसका जिस्म और भी जगमगा रहा था। उसने बेला के ऊपर से चादर हटा दी थी। उसका जिस्म अब पसीने से तर था, शायद खान की कुर्बत की वजह से। खान उसके नाजुक जिस्म पर हाथ फेर रहा था और उसके जिस्म की हरारत को खुद में समा रहा था। अचानक उसकी नजर बेला की नाफ पर गई और फिर जज्बात की आड़ में आकर उसने अपना मुंह नाफ के पास लाकर अपने लब उस पर रख दिए और आहिस्ता से अपने दांत से उसको दबाया, जिस पर वो हल्का सा कसमसाई। उसने बेला पर वही चादर करवा दी और खुद बेड पर आकर सो गया। परी ने अपनी पैकिंग मुकम्मल कर ली थी। 2 दिन बाद उसने पेरिस जाना था और अभी तक उसे यकीन नहीं आ रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी कि उसके पीछे क्या रीजन है जो उससे छुपाई जा रही है। वो वहां जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी और शादी नहीं। ये बात उसने शहाब साहब से साफ साफ कर दी थी और आज उसने अपनी दोस्तों को फेयरवेल पार्टी देनी थी, इसलिए उसने अपना नया फ्रॉक बाहर ही रख लिया था और बाकी का सामान पैक कर लिया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से निकली और मेकअप के नाम पर थोड़ा सा मस्कारा लगाया और काजल से आंखों को और भी मोटा किया। अचानक उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई। उसकी मैक्सी का गला डीप होने की वजह से उसका तिल नुमाया हो रहा था। उसने फौरन बेस निकालकर उसको छुपाने के लिए उस पर लगाया और उसके बाद एक सोने की बारीक चैन से अपने गले की जीनत बढ़ाई। वो दोनों अब कार से बाहर निकल आए थे और जूली उसे फौरन फोर्स कर रही थी कि वो भी उसके साथ उसके फ्लैट पर आए, लेकिन वो था कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसे पता था कि अगर वो ना गया तो डैड आज को दोबारा बातें सुनाएंगे, लेकिन आज उसे जूली के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और कबीर खुद भी बेकाबू हो रहा था। इसलिए उसने अपनी पूरी कोशिश करना चाहिए, लेकिन जूली ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ अंदर ले गई। अंदर जाते साथ उसने दरवाजे को जोर से बंद करके अपने गुस्से में होने का सबूत दिया। जूली, काम डाउन। जान, क्या हुआ है? कबीर ने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। कैसे काम डाउन कबीर? तुम अब अपनी मनमानी करते हो और मेरी चाहत का तुम्हें कोई एहसास नहीं।
और मुझे कहते हो कि काम डाउन। अब उसने कबीर का गिरेबान पकड़ लिया था और उसकी गर्दन पे उंगलियां फेर रही थी। आज नहीं, आज बहुत हुआ, ये कहकर कबीर के सीने के साथ लग गई। कबीर के गले के 2-4 बटन खुले होने की वजह से उसने कबीर के सीने पर अपने लब रख दिए, जबकि कबीर अपना आप छुड़वाने के लिए पीछे को होता गया और दीवार के साथ लग गया। जॉली, लीव मी, डैम इट, आर यू इन आवर सेंसेस? कबीर ने तैश में आकर जोर से जूली को दूर धकेलना चाहा, लेकिन उसकी शर्त में इजाफा हो गया था और जा बजा अपने लिपस्टिक के निशान उस पे छोड़ दी गई। ये सब कबीर की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसने अपने हाथ से अपनी कमर से उसके दोनों हाथ हटाए और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। देखे बगैर के मुकाबिल पर क्या असर हुआ है थप्पड़ का, या वो होश में है कि नहीं। सुबह जब बेला की आंख खुली तो उसकी नजर बेड पर गई जहां खान आराम की नींद सो रहा था। उसने फिर अपना हुलिया देखा और अपने कपड़े चेंज करने का सोचा, लेकिन इस कमरे में उसके कपड़े नहीं थे, और अगर थे भी तो इस काबिल नहीं थे कि खुलेआम पहने जाएं। ये सोचकर उसने वही चादर अपने इर्द गिर्द लपेटी और बाहर आ गई। वो काफी बड़ा घर था, हर कमरे के 2-2 दरवाजे थे, जिसकी वजह से उसे अपना कमरा तलाश करने में बहुत देर लगी। पाकिस्तान में वो इतनी मजे की जिंदगी गुजार रही थी, उसने सिर्फ एक दफा ही अपने बाबा से बात की थी। खान ने उसका पासपोर्ट भी ले लिया था। जब उसने वापस जाने की कोशिश की थी, ये सोच आते ही उसे दोबारा खान पर गुस्सा आया। बालकनी से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर टेलीफोन पर गई, जो कि एक ऊंचे से टेबल पर था। उसने फौरन ही टेलीफोन उठाया और पाकिस्तान का नंबर डायल करने लगी, लेकिन इस फोन पर आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि फोन डेड था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाकर तार देखी कि अपने पीछे खान की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज से वो सहम गई और उसे लगा कि वो पकड़ी गई है। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे? दोबारा आवाज से उसने होश की दुनिया में कदम रखे। जी मैं मेरे कपड़े नहीं है तो वो तलाश कर रही थी। हाँ, तुम्हारे कपड़े मुझे याद नहीं रहा लाने, तो तुम ऐसा करो कि ऊपर मॉम डैड के रूम में जाओ, शायद उनका कोई एक आध पड़ा हो, तुम वो पहन लेना ड्रेस। मैं फ्री हो के तुम्हें ले जाऊंगा शॉपिंग पर। खान ने अपनी बात मुकम्मल की और रूम में चला गया। वो ऊपर गई तो एक साड़ी के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया, तो उसने उसे ही पहनने की कोशिश की। उसके दराज कद पर वो बहुत कमाल लग रही थी। उसके बाद उसने कुछ बनाने के लिए किचन का रुख किया। उसने साड़ी का पल्लू एक तरफ से अंदर किया और खुले हुए बाल बांधने का सोचा, ये देखे बगैर कि कोई उसके पीछे खड़ा उसे अपनी नजरों में उतार रहा है। पहले तो उसके लंबे बालों ने उसकी कमर को छुपाया हुआ था, लेकिन जब उसने अपने बाल बांध लिए तो उसकी कमर हुक खुले होने की वजह से साफ नजर आ रही थी। खान अब आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाने लगा। बेला को क्लोन की खुशबू आई तो उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन खान ने उससे पहले ही बेला को अपनी बाहों में भर लिया था। बेला का सर उसके सीने तक आ रहा था। खान पहले अपनी उंगलियां उसकी कमर पर फेरने लगा और उसे एक झटके के साथ शेल्फ पे लगाया। उसके बाद गले की डोरी बांधी और फिर ब्लाउज का हुक लगाने लगा। उसके बाद बेला का रुख अपनी जानिब किया। वैसे शौहर की पसंदीदगी का ख्याल तो तुम बहुत अच्छे से रखती हो, खान ये कहकर चला गया। बेला की समझ में न आया कि खान को साड़ी पसंद है, तभी उसने ये बात की है। परी एयरपोर्ट पर अपने बाबा के गले लग के बहुत रोई। उसकी जिंदगी का आगाज होने जा रहा था, जिसमें उसके बाबा उसका साथ नहीं दे सकते थे। अब आगे की लड़ाई उसने खुद ही लड़नी थी। जैसे ही उसके बाबा ने उसको जमशेद उर्फ जीमी का बताया कि कैसे वो बच्चों को किडनैप करके उनसे काम निकलवाता है, वैसे ही उसने जमशेद का नाम एनजीओ में दर्ज करवाया था। लेकिन ये बात जमशेद से छुपी न रह सकी और उसने शहाब के घर आना जाना शुरू कर दिया कि अपनी बेटी को संभाल के रखो, नहीं तो वो शहाब की सच्चाई परी को बता देगा। जैसे ही जमशेद को पता चला कि परी पेरिस आ रही है तो उसके पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि उसे अंदाजा था कि परी ने यहाँ आकर उसके खिलाफ काम जारी रखना है और पाकिस्तान में तो सिर्फ किडनैपिंग की घर से जाता था। असल मुल्क तो उसका पेरिस ही था, जहाँ उसकी एक इज्जत थी और उसके काले करतूतों को कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी नहीं। लेकिन अब उसके लिए खतरे की घंटी थी
तो सिर्फ परी। कबीर, कहाँ हो तुम बगैरत इंसान? जमशेद साहब ने अपने बेटे को बुलाया। कबीर जो जिम रूम में था फौरन भागा हुआ उसके पास आया। यस डैड, क्या हुआ? चटाख! जमशेद साहब ने जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इससे भी जोर का तुमने मारा होगा उसे, कि उसे बेहोश कर दिया। जमशेद उस पर बरस पड़ा था। तुम्हें नहीं पता, लाखों की डेट फाइनल हुई है मिस्टर जेम्स के साथ, और तुम उनकी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। बट डैड, मुझे नहीं पता था कि वो बेहोश हो गई है। जो भी हो, वो है तो मेरी मंगेतर ना, मैं बिला वजह उस पर हाथ क्यों उठाऊंगा? उसने कबीर इतना ही बोलता है कि जमशेद उसकी बात काट देता है। हाँ, उसने तुम्हें गले लगाया, तुम्हारे करीब आई तो तुमने दे मारी उसे? नहीं डैड, वो बस बहुत हुआ। आज रात तुम उसके पास जाओगे। आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन आज रात तो मैंने हैदर की बहन को पिक करना था। हैदर बिजी था तो उसने मुझे बोल दिया। वाह वाह जी वाह, उसका बड़ा ख्याल है तुम्हें। हाँ, मैं फजूल बहस नहीं करना चाहता तुमसे। नाउ गेट लॉस्ट। जब कबीर चला गया तो जमशेद ने फौरन जूलियाना को कॉल की और कबीर के आने का बताया। उसके बाद मिस्टर जेम्स से माजरत भी की और उनसे जल्द मिलने का कहा, ताकि बगैर देर किए वो उनकी शादी करवाए। असल में तो ये एक बिजनेस डील थी। रही बात रिश्ते की, तो उन्हें पूरा भरोसा था कि कबीर आज जूलियाना को खुश करेगा, क्योंकि एक वो ही थे जिसकी बात कबीर के लिए पत्थर पर लकीर होती थी।